1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 1960 के दशक से महंगाई का मुद्दा चलता आ रहा है। आज इस महंगाई के मुद्दे पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, और ऐसी चर्चा करेंगे जो चर्चा आपको कभी भी किसी भी बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषक ने भी नहीं दिया होगा। उस चर्चा में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं ये डिबेट वीडियो को, जिसे हमने आज तक पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हल्ला बोल से लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि ये जो जीएसटी आया है वो बिहार के लोगों के लिए दिवाली और छठ में सौगात बनेगा, तो क्योंकि छठ के समय पे जो पूजा की सामग्री होती है और बाकी फल फूल जितनी भी चीज़ें होती है उस पर जीएसटी की भरमार होती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जीएसटी सिर्फ कागजों में रहेगी या बिहार की गली गली में माताओं तक पहुँचेगी? ये 22 सितंबर से लागू हो। दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है, और ये भी बात बता दूं, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल छुट्टियों में से एक दीपावली हो गई है 4 साल पहले। तो अब आप उसको केवल एक राज्य से सीमित मत करिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस संकुचित दृष्टि से बाहर निकलिए। और 22 तारीख से हो रहा है, सबको दिखाई पड़ जाएगा। 22 सितंबर से लागू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 7.8%, इन्फ्लेशन 1.5, बट जो एक चीज बीजेपी बात नहीं करना चाहती वो जीडीपी पर कैपिटा, कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम और स्पेशली बिहार की जो कि कितनी लो है। तो इस पे ये क्वेश्चन, इस पे जवाब दीजिए सुधांशु। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, मगर जब से हमारी सरकार आई है न सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, बल्कि ग्रोथ रेट भी बिहार की 14% से ऊपर है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से नीचे कभी बिहार गया ही नहीं है इन 20 सालों में। सुधांशु जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में सीटें गिर गई इसलिए जीएसटी के स्लैब्स भी गिर गए? देखिए, सीटें गिरने का डर होता तो गुजरात चुनाव से पहले जीएसटी आता ही नहीं। मैंने कहा ना, मोदी जी इन चीजों से वो करते। और लोकसभा चुनाव हुए तो कहानी बहुत पुरानी हो गई भैया। उसके बाद तो हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, और बताइए वो लोग जो 99 के खुमार में थे वो चोर चोर वोट चोरी बोलने लगे। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताइए, पहले कहते थे ईवीएम हैक है, कोनो बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट चला जाएगा। अगर ईवीएम हैक थी तो फिर जरूरत क्या थी वोटर लिस्ट बदलने की? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। हकीकत है कि सब कुछ झूठ। जब जीएसटी आया तो उससे पहले वैट था। आपको पता कितना % टैक्स था? 31, 37 कितना था? यहां तो 28 मैक्सिमम था। केवल उसके ऊपर सीमेंट पे 31% टैक्स था, टॉफी पे 21% टैक्स था। वहां से हम घटा के इसलिए लाए क्योंकि अनेक राज्यों का कहना था कि अगर आप एकदम से चेंज कर देंगे तो हमारे लिए असुविधा होगी, इसलिए ग्रेजुअल तरीके से चेंज होता। दूसरा, आपने कहा कि अमेरिका के टैरिफ पे, आपको पता है अमेरिका से हमारा कितना एक्सपोर्ट है? 17%। उसमें भी अमेरिका ने 2-3 चीजों पर टैरिफ छोड़ रखा है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के ऊपर और स्मार्टफोन के ऊपर। तीसरा, आपने कहा तेल से कमाया है, तो तेल सबसे ज्यादा किसने कमाया है भाई? तो कहते हैं ब्राह्मणों ने कमाया है, और कमा रहे हैं पुतिन। अब तो सर लग रहा, पता चला कहीं पुतिन का नाम बलदेव राय पांडे तो नहीं था, जिसका घर का नाम पुत्तन था, उसके बाद जाके पुतिन हो गया है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, इसको गंभीरता से समझिए। ये भारत के अंदर नफरत पैदा करना, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे। उधर से पीटर नेवारो बोलता है, उधर से पीटर बोलता है, इधर से रिपीटर बोलता है, वही भाषा बोलता है जो वहां बोलता है। और क्योंकि प्रांत पे लड़ाई हो रही है कि नहीं, बताइए। बिहार वालों के लिए क्या भाषा बोली तेलंगाना के सीएम ने? बिहार वालों के लिए क्या भाषा बोली डीएमके के मंत्री ने? और बताइए, हम लोग अपने बचपन में, आपने सुना होगा, तमिल हिंदी का होता था मतभेद। कभी मराठी हिंदी की लड़ाई नहीं सुनी, कभी कन्नड़ हिंदी की लड़ाई नहीं सुनी। सब होने लगी। अभी बंगला हिंदी की लड़ाई शुरू होगी। दक्षिण भारत उत्तर भारत को लड़ाना है, प्रांत पे लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का ख्वाब ऐसे थोड़ी तामील होना है। अंजना जी, कोई है जो अजय उपाध्याय जी से सवाल पूछना चाहता है? जरा इनका जवाब, इनका मैं जवाब दे दूं, इनका जवाब भी साथ में दे दूं। अजय जी से आ जाओ नीचे। नमस्कार सर, जिस सवाल है। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह बीजेपी ने जीएसटी, जो चीज़ हम सबके लिए ज़रूरी हैं उन पे जीएसटी कम कर दिया है और लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी बढ़ा दी है, तो इससे कांग्रेस को क्या इतनी मिर्ची लग रही है? बिकॉज उन्होंने तो हमेशा समय देश को लूटा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस को कोई मिर्ची नहीं लग रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से, पिछले 8 साल से इस बात को कह रही है कि ये जो है इसको डाउन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया है? 75% उस सारे आइटम को 18% पर ही रखा है। उसमें किसी को राहत नहीं मिलने जा रही है, सच्चाई ये है। और जो लग्जरी आइटम जो बढ़ाया है कुछ मामले में, जरूर उसका हम समर्थन कर रहे हैं, पर 18 से हम 12% चाहते थे। ये होना चाहिए था, लोगों के जेब की लूट नहीं। दूसरी बात,
बड़ा लंबा लंबा भाई साहब ने बात की, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये कहानी है। आप पूरे देश में जिस तरह से तांडव मचाए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र मठन पर, कौन नहीं जानता है कि नफरत का बीज बोकर के देश को बांटने का काम आपने किया। आज आपको कहानी दिख रही है। अभी भी ये चुनावी रणनीति है आपकी। आप जानते हैं मुद्दों से भटकाना है, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, आपको उससे भटकाने के लिए ये सारे कहानी बना रहे हैं। जीएसटी भी लेकिन उसी लिए जनता घटा समझ है। रही है। सच्चाई ये है, सच्चाई है, सुनिए सच्चाई है, अब इनको समझ में आने लगा है कि जनता के वोट की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब चोरी से काम नहीं चलेगा। यदि ये नहीं होता तो क्यों नहीं चुनाव मेरा आयोग के सवाल विरुद्ध आपसे में ये एक है शब्द कि भी आपने बोल पा कहा रहे कि हैं? जीएसटी है और बिहार में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन नहीं दे रहे वो जीएसटी के बाद में, तो 10th क्लास के एनसीईआरटी में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि बिहार में 2011 में 42% लिटरेसी रेट थी, तो उस टाइम पे भी टैक्स तो लिया जाता था, तो यूज तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन उस टाइम पे क्यों नहीं उठ रहे, अब क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए, या आपकी पार्टी नीचे जा रही है इसलिए? गजब बेइज्जती है। जल्दी आइए। मेरा सवाल छोटे सवाल। मेरा सवाल यह है, अभी आपने कहा कि 7 साल से आप कह रहे थे कि जीएसटी के स्लैब्स नीचे कर देनी चाहिए, तो अगर अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कर ही दिया है तो अब विरोध किस चीज का है? क्योंकि देश का विकास तो अभी हो रहा है, आपकी बात तो अभी भी मानी गई है। इतने समय से लूट नहीं हुई होती तो एमएसपी आज एमएसएमई बर्बाद हो गया है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो बर्बाद इस देश में। आज बेरोजगारी का जो हालात है, आप जाइए मार्केट में जब जॉब ढूंढने, आप नौजवान हैं, देखिए क्या हालत है। कौन किया इसको बर्बाद? सब चीजें करते हैं वही जो हम लोग करते हैं, लेकिन बाद में करते हैं 10 सेकेंड। और नोटबंदी हुई, मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट बंद कर दिया, फिर मास्टर स्ट्रोक, काला कानून लाया, मास्टर स्ट्रोक, 7-16 की मौत हुई, बंद हुआ, फिर मास्टर स्ट्रोक। वही हाल जीएसटी में, इतने दिन से लूट रहे थे, मास्टर स्ट्रोक है, अब कम कर दिया तो कहते हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक। इतना ही नहीं, नमस्ते ट्रंप मास्टर स्ट्रोक, हाउडी मोदी मास्टर स्ट्रोक, वो अब कहानी बना रहा है तो उसमें भी मास्टर स्ट्रोक है। उनको भी बोलने दीजिए। जिंगपिंग के साथ टिकटॉक बंद किया तो मास्टर स्ट्रोक, और जिंगपिंग के साथ पिंग कर रहे हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। ये है क्या? ये क्या दर्शा रहे हैं? हिमांशु जी, बड़ा सवाल ये है कि देखिए 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ना नीतीश कुमार के खिलाफ। क्या ये आपको लग रहा है कि ये जीएसटी का जो आपका राहत वाला ये फॉर्मूला है यही जीत दिलाएगा? क्योंकि आपको काउंटर करना है, 20 साल से वो सीएम बने हुए हैं बिहार के। देखिए, नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तब से उन्होंने हर चुनाव में दिखाया कि प्रो इनकम्बेंसी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई है। जब से मोदी जी गुजरात में आए हैं प्रो इनकम्बेंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी लगातार जीता है, प्रो इनकम्बेंसी हुई है। और मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में तो कभी 50 साल में कभी कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई थी, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984। वो प्रो इनकम्बेंसी हुई है, क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। जो लोग इस भरोसे रहते हैं फिर भी सबसे ज्यादा बेरोजगार, तो हमारे अपने आप हो जाएगा दिल्ली के भाग, फिर भी सबसे ज्यादा पलायन। ये तो बता तो दीजिए, पलायन क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा मजदूर क्यों है? आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, ये लोग आपके बीच में नहीं। बिहार में पलायन बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में जबरदस्त पलायन हो रहा है। वहां पता नहीं कौन सा रोजगार का अवसर सेलेक्ट हो गया है कि 100% पॉपुलेशन पे 125% आधार कार्ड आ गए हैं। और जब वो आके कह रहे हैं रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट चाहिए, सब आधार कार्ड निकल रहे हैं मालदा और 24 परगना के। पता नहीं कहां से उस पलायन पे ध्यान नहीं देना है। आधार कार्ड आधार कार्ड कौन बनवाता है? कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। मालदा और 24 परगना में कौन बनवाएगा आधार कार्ड? बिहार का बनाती है, गवर्नमेंट करती है। बिहार का बनाती है बंगाल। प्लीज भाई इतनी बचकानी बात किसी प्रोफेसर को नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हाथ उठाइए। क्या तरीका है भाई? तो ठीक है, हाथ उठाइए टिप्पणी कर रहा हूं। अगर गलत, क्या तरीका है? अरे गलत है, आप मैं बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, बचकानी बात इसलिए है, भारत में कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में जाके आधार कार्ड बना सकता है, उसके बाद जाके दूसरे राज्य में अपना चेंज कर सकता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि साहब दूसरे राज्य का दूसरे में नहीं आता है? आप जाके बहुत इजीली अपना चेंज कर सकते हैं, फिर वहां रेजिडेंसी लेकर अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात ना पता हो तो ये समझ में आता। और दूसरी बात, अभी ये बोल रहे थे हमारे उपाध्याय जी, बहुत मास्टर स्ट्रोक इनका तो फेल्ड स्ट्रोक चल रहा है। आइए, चौकीदार चोर है, राफेल के ऊपर फेल्ड स्ट्रोक। इन्होंने आर्मी से मांगा सबूत, फेल्ड स्ट्रोक। उसके बाद बालाकोट में एयरपोर्ट से सबूत मांगा, फेल्ड स्ट्रोक।
उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर, फेल्ड स्ट्रोक, इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गई, एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में 77,000 करोड़, फेल्ड स्ट्रोक, एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है 14,000 करोड़ का, फेल्ड स्ट्रोक, इन्होंने कहा एचएल बर्बाद हो गया, एचएल ने पिछले साल 21,000 करोड़ का रेवेन्यू लिया है, फेल्ड स्ट्रोक, इसके बाद इन्होंने कहा सेबी गड़बड़ हो गई, हिंडनबर्ग से हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई, फेल्ड स्ट्रोक, इन्होंने कहा सीए में आज 5 साल हो गए, किस मुसलमान की नागरिकता चली गई सीए में, फेल्ड स्ट्रोक, इसके बाद इन्होंने कहा वैक्सीन ये हो जाएगी, फेल्ड स्ट्रोक, मगर क्या बताएं, एक वहां है पाकिस्तान में कि फील्ड मार्शल बनते हैं जंग हार के, यहां फील्ड मार्शल बन के प्रमोशन पे प्रमोशन पाते हैं, 14 फील्ड स्ट्रोक, 19 फील्ड स्ट्रोक, 24 फील्ड स्ट्रोक, मगर बढ़ते बढ़ते पार्टी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं। चलिए जवाब दीजिए अजय अभी जी। हमारे भाई साहब ने कहा, बड़ा वाकई बोलने में तो ईश्वर ने इनको बड़ा वो दिया है, सरस्वती की देन है, लेकिन जो ये कहे थे सीज फायर से लेके आज तक, वो बोले थे ना राहुल गांधी, नरेंद्र, और उसके बाद वो वाली भाषा तो खैर पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों ने भी नहीं बोली थी, पर इनके लिए एक लाइन कह दूं, तू लगातार यही गलती करता रहा कि खोट तो तेरे अंदर था, पर तू नरेंद्र करता रहा। चलिए अब हम लोग जानते हैं महंगाई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। महंगाई एक मुद्दा, इसकी शुरुआत होती है 1960 के दशक से। इसको हमने 3 पॉइंट में लिया है। सबसे पहला है खाद्यान्न संकट और आयात। 1965-66 ईस्वी में सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से देश को अमेरिका से PL 480 की योजना के तहत गेहूं मंगाना पड़ा था। खाद्यान्न की कीमत बहुत बढ़ी। तब पहली बार संसद और अखबारों में महंगाई और भूख का बड़ा मुद्दा बना। यानी कि 1965-66 में जब हमारे देश में सूखा पड़ा था, अमेरिका से PL 480 एक योजना लागू की गई थी, जिसके तहत गेहूं मंगाना पड़ा था। और इसके बाद महंगाई और भूख यह अखबार में और संसद में एक बहुत बड़ा मुद्दा। और दूसरा है 1970 के दशक में तेल संकट और इंदिरा सरकार। 1970 के दशक में तेल का संकट आया था हमारे देश पे, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1973 के ओपेक तेल संकट के कारण पेट्रोल डीजल की दाम तेजी से बढ़ गई। इसके साथ ही राशन, खाने पीने की चीजें, सीमेंट, स्टील सब चीज महंगे हुए। यानी कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा, तो इसके साथ ही खाने पीने की चीजें, राशन, खाने पीने की चीजें, सीमेंट, स्टील, ये सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई। इसके जवाब में विपक्ष, जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टियों ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ये जो बढ़ी हुई कीमत थी राशन की, खाने पीने की चीजों की, सीमेंट की और स्टील की, इसके विरोध में विपक्ष की पार्टियों में, उसमें मुख्यतः थी जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टियां थी, इन लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और फिर 1977 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण आंदोलन जब चल रहा था, तब 1974-75 में भी महंगाई और भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा बना था। फिर आता है 1977, आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें जनता पार्टी ने नारा दिया, महंगाई, भ्रष्टाचार और तानाशाही हटाओ। जनता ने इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंका। यह पहला आम चुनाव था जब महंगाई एक निर्णायक चुनावी मुद्दा बना। और इसका अब आते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ। महंगाई 1960 के दशक में सबसे पहले बहस में आई, लेकिन 1970 खासकर 1973 तेल संकट और 1970 चुनाव से यह भारतीय राजनीति का अस्थायी चुनावी मुद्दा बन गई। और ये तब से जो मुद्दा बनी है, तो उसके बाद ये मुद्दा कभी खत्म ही नहीं हुई है। ये लगातार मुद्दा चली ही आ रही है। और प्रारंभ से हम देखते हैं, यही 1960 के दशक से हम देखते हैं कि महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन इतिहास में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि महंगाई बढ़ने के बाद फिर महंगाई कुछ कम होने के आसार दिख रहे हैं 22 सितंबर 2025 से। जिस प्रकार से ऐतिहासिक तथ्यों को हमने आज रखा है महंगाई पर, फिर किसी दिन गरीबी हटाओ आंदोलन पर भी, इस गरीबी पर भी एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्या आप ये आंकड़ा चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।